नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माइक्रोबायोम पर बात करते हैं। माइक्रोबायोम शब्द हो सकता है बहुत ही कम लोगों ने सुना हो। तो माइक्रोबायोम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, जिसका मेजरमेंट माइक्रोन में करते हैं, वो चीज माइक्रो है। बायोम मतलब कोई भी जीवित चीज, कोई भी जीवित वस्तु। तो माइक्रोबायोम मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीज। तो माइक्रोबायोम वो सूक्ष्म जीव हैं जिनसे हम बने हुए हैं। ज्यादातर हम माइक्रोबायोम से ही बने हुए हैं। माइक्रोबायोम के अंतर्गत बैक्टीरियाज आते हैं, वायरसेस आते हैं, ईस्ट आते हैं, फंगस आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। ये सारी चीजें हमारे माइक्रोबायोम के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं से हम बने हुए हैं। माइक्रोबायोम को लोग माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं, माइक्रोबायोटा भी बोल सकते हैं। तो जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं, इन्हीं से हम बने हैं। यही हम हैं, बोले तो यही हम हैं। हमारे जो मनुष्य का जीव होता है, जो इंसान होता है, उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। और प्रत्येक कोशिका एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जीने के लिए। उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो खुद अपने आप में जी सकती है। ऐसे ही हमारी 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट हैं जीने के लिए। और इसमें जो 90 ट्रिलियन हैं वो माइक्रोब्स हैं। 100 ट्रिलियन में से 90 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगस, प्रोटोजोआ हैं। 10% केवल ह्यूमन सेल हैं। केवल 10% हम लोग ह्यूमन सेल हैं। 90% हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस हैं। माइक्रोबायोम का नॉलेज आज भी दुनिया में इतना ज्यादा कम है कि ज्यादातर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पता नहीं है। बहुत कम डॉक्टर्स को ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि इस पर अभी रिसर्च जारी है वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इस पर शोध चल रहे हैं। और आने वाला समय माइक्रोबायोम का है। माइक्रोबायोम के माध्यम से हर बीमारी का इलाज संभव है। ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा भविष्य में, एक बड़ी क्रांति होगी जब माइक्रोबायोम के शोध के परिणाम आएंगे मॉडर्न मेडिसिन में। आयुर्वेद में तो ये पहले से वर्णित है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में लगातार इसकी रिसर्च हो रही है। पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते थे, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ते थे। अब लोग एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा चेंजेबल होती है। जो चीज स्टैटिक है, कि जो चीज हम 100 साल पहले पढ़ते थे वही हम अब अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ें, तो वो साइंस नहीं है। साइंस कहते ही उसको है जो हमेशा चेंजेबल होती है, जो हमेशा चेंज होती रहती है, उसको साइंस बोलते हैं। तो पहले लोग जेनेटिक्स पढ़ते थे, अब एपिजेनेटिक्स आ गई। तो जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं हमारी, जितनी भी हमारी जेनेटिक बीमारियां हैं, उसे यदि ठीक करना है तो वो दवाओं से ठीक नहीं होंगी, वो माइक्रोबायोम से ठीक होंगी। हम लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज है, ये हमारे पूर्वजों के थी, हमारे पिता को थी, हमारी माता जी को थी, हमारे बाबा को थी, वो हमारे में आ गई। जितनी भी जेनेटिक बीमारियां हैं
वो दवाओं से ठीक नहीं होती, लेकिन वो माइक्रोबायोम से ठीक होती हैं। माइक्रोबायोम की यदि हम पूर्ति करेंगे अपने शरीर में, उसके कई सारे तरीके होते हैं पूर्ति करने के। विभिन्न प्रकार का भोजन होता है, लाइफ स्टाइल डाइट होती है, उससे माइक्रोबायोम की पूर्ति होती है। तो माइक्रोबायोम से सभी प्रकार की बीमारियां, सभी चाहे कोई बीमारी हो, सबको दूर किया जा सकता है। आनुवांशिक बीमारी को तो माइक्रोबायोम से ही दूर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि वायरस बैक्टीरिया अच्छे हैं या खराब हैं? यदि लगता होगा, ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये वायरस बैक्टीरिया तो बड़े खराब होते हैं, इनको तो मारना जरूरी होता है, इनको तो आना ही नहीं चाहिए पास में। जबकि हम लोग वायरस बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं 90%। यदि वायरस बैक्टीरिया ना हो तो आप ना हो, हम ना हो, ये ब्रह्मांड ना हो, ये वर्ल्ड एग्जिस्ट ना करे, ये धरती माँ अनाज उगाना बंद कर दें। हमने इतने सारे केमिकल डाल दिए हैं धरती माँ पर कि जमीन के माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गए हैं, पूरा डिसबैलेंस हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डालने से जमीन के माइक्रोबायोम बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। और हमने अपने भी माइक्रोब्स को, अपने भी माइक्रोबायोम को खत्म कर दिया है, खत्म कर रहे हैं अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग करके। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसी ना किसी रूप में केमिकल का उपयोग करते हैं। चाहे हम सुबह उठ के कोई पेस्ट करें, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई, हर पेस्ट में केमिकल होता है। शुरुआती हम माइक्रोबायोम को मारने से करते हैं अपनी पेस्ट करके। फिर विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रीम लगाएंगे। महिलाएं ज़्यादा कॉस्मेटिक का उपयोग करती हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल वाले शैम्पू लगाएंगे। तो हम जितनी भी अप्राकृतिक चीज़ का उपयोग करते हैं, जो चीज़ नेचुरल नहीं है, जो सिंथेटिक चीज़ों से बनी है, जो सिंथेटिक केमिकल से बनी है, वो सभी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सभी चीज़ों से हमारा माइक्रोबायोम कम होता है, सभी चीज़ों से हमारे माइक्रोब्स मरते हैं। तभी आजकल जितनी भी बीमारियां हैं वो माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी की बीमारियां हैं। चाहे वो कोई पेट की बीमारी हो गई, हमने अपने आंतों के बैक्टीरिया वायरस मार दिए हैं, चाहे वो स्किन की बीमारी हो गई, हमने अपने साबुन लगा लगा के, विभिन्न प्रकार के केमिकल लगा लगा के, केमिकल वाले साबुन लगा के अपने त्वचा के भी बैक्टीरिया मार दिए हैं, बैक्टीरिया वायरस मार दिए हैं। तो स्किन डिजीज आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यही मुख्य कारण है माइक्रोबायोम की डिफिशियंसी। माइक्रोबायोम की डिफिशियंसी आज मुख्य कारण है बीमारियों का। माइक्रोबायोम से ही हम बने हुए हैं, हम इन्हीं वायरस बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं, इन्हीं को हम मारने में लगे हुए हैं। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने में लगे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक। पता नहीं मंदिर में भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मस्जिद में अल्लाह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके और हमारे अंदर जरूर ईश्वर और अल्लाह हैं। यही माइक्रोबायोम हमारे ईश्वर और अल्लाह हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हमारे अंदर ही हैं। इन्हीं को हमको जीवित रखना है, इन्हीं को हमको सही ढंग से रखना है।
कि इनकी कमी ना हो और हम विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों से बचे रहें। इसलिए हमारे शरीर में माइक्रोबायोम का, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, फंगस का बैलेंस होना जरूरी है। जीवन यदि अच्छे ढंग से चलाना है तो हमारे शरीर के अंदर भी इनका बैलेंस होना चाहिए और शरीर के बाहर ब्रह्मांड में भी इनका बैलेंस होना चाहिए, जमीन में भी इनका बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारे अंदर है वैसा ही बाहर है, वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो माइक्रोबायोम दोनों का बैलेंस होना चाहिए, हमारे अंदर का भी और हमारे बाहर का भी। अगर आपके जीन्स में कोई बीमारी है तो वो माइक्रोबायोम से बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। माइक्रोबायोम की यदि आपके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है, बैलेंस में माइक्रोबायोम है, कोई कमी नहीं है, तो आपको जल्दी कोई बीमारी होगी नहीं। किसी भी बीज के लिए लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे बीमारी जीन्स में है, हमारे जीन्स में ये बीमारी है, हमारे पूर्वजों के ये बीमारी थी इसलिए हमको हो गई। ऐसा नहीं होता है। बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है, बाहरी वातावरण होता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक बीज लीजिए, उसको बालू में डाल दीजिए और उसी प्रकार का एक दूसरा बीज लीजिए, उसको उपजाऊ मिट्टी में डाल दीजिए। दोनों बीज बिल्कुल सेम हैं, उनकी क्वालिटी सेम है। एक को हमने बालू में डाल दिया, एक को उपजाऊ मिट्टी में डाल दिया, तो जो उपजाऊ मिट्टी वाला बीज है वो तो पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। लेकिन वही सेम क्वालिटी का बीज हमने जो बालू में डाला था वो तो उग ही नहीं पाएगा, वो न पौधा बन पाएगा न पेड़ बन पाएगा। तो बीज तो वही था, जीन तो वही था, जीन्स तो वही था, लेकिन इन्वायरमेंट हमने बदल दिया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बदल दिया, बाहर का वातावरण बदल दिया। एक को बालू में गाड़ दिया, एक को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। उपजाऊ मिट्टी वाला पौधा बन गया, वृक्ष बन गया, लेकिन बालू वाला बढ़ तक नहीं पाया। तो इसलिए देखिए यहाँ पर बीज सेम है, सेम क्वालिटी का है, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज कर देने से कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि बीज हमारा सेम था, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। यही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माइक्रोबायोम देता है, हमारे माइक्रोब्स देते हैं। तो यदि आपने अपना माइक्रोबायोम ठीक कर लिया तो किसी भी प्रकार की जेनेटिक बीमारी को भी आप हरा सकते हैं, बहुत आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन हमने तो अपने माइक्रोब्स को एंटीबायोटिक खा के मार डाला है, डेफिशिएंट हो गए हैं हम। एंटीबायोटिक नाम से ही स्पष्ट है, एंटीबायो है ये जीव की दुश्मन है, एंटी है, एंटीबायोटिक। और हम एंटीबायोटिक खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे माइक्रोबायोम का क्या होगा, हमारे माइक्रोब्स का क्या होगा, हमारा क्या होगा, जिनसे हम बने हुए हैं। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस प्री और प्रोबायोटिक्स लेकर आई। आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर लोग ने, कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ही प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेकर आई। प्रीबायोटिक में जो भी हमारे फाइबर वाले
भोजन होते हैं, सेल्यूलोज युक्त भोजन होते हैं, कच्चे भोजन होते हैं। प्रोबायोटिक में हमारे जो सूक्ष्म जीव जिसमें उपस्थित होते हैं, जैसे हमारा दही हो गया, कोई भी फर्मेंटेड फूड हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रोब से युक्त भोजन हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने एंटीबायोटिक खिलाया आपको, फिर उसके बाद ये प्री और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेकर आए। यदि आपका कोई गलत चीज खाने का मन कर रहा है तो वो आपका मन नहीं कर रहा है, आपके जो बैड माइक्रोब्स हैं उनका मन है। माइक्रोब्स भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक खराब होते हैं और एक अच्छे होते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि अच्छों को बढ़ाना, अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाना, अलग अलग अच्छे खान पान के माध्यम से, अच्छी क्रियाओं के माध्यम से अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाना, और जो बैड माइक्रोब्स हैं उनको मारना नहीं, क्योंकि हम एंटीबायोटिक देके उनको मारेंगे तो हमारे अच्छे भी साथ में मर जाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमको अपने अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ाना है। जब हम अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ा देंगे, उनका लेवल ऊपर कर देंगे, तो जो खराब माइक्रोब्स हैं, खराब माइक्रोबायोम है हमारा, उसका असर ही कम हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। हमारे शरीर पर जो हमारे अच्छे माइक्रोब्स हैं उनका प्रभाव होगा, और हमारी बीमारियां भी दूर होंगी। इसलिए अपने भोजन में 50% रॉ फूड जरूर शामिल करें, रॉ डाइट जरूर शामिल करें। 50% रॉ, जितना भी आप दिन भर में खाते हैं उसका 50% आपका कच्चा भोजन होना चाहिए, जिसमें अंकुरित फल, सलाद, भीगे हुए हमारे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे हमारे कच्चा भोजन होना चाहिए। यही हमारा प्रीबायोटिक है। तो अपने यदि माइक्रोब्स को सही करना है तो अपने टोटल भोजन का 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ फूड एंड 50% ऑफ योर फूड कैन बी कुक्ड फूड। 50% आपका कुक्ड फूड हो सकता है, लेकिन 50% रॉ फूड ही होना चाहिए, क्योंकि रॉ फूड जो है ये हमारे माइक्रोब्स का फूड है। हमारे जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट हैं, इनका फूड है, इनका भोजन है। इनको हमको जिंदा रखना है तो हमको रॉ फूड खाना पड़ेगा। उनको फाइबर खाते हैं, वो फाइबर, रॉ में फाइबर होता है, सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं हमारे माइक्रोब्स। सेल्यूलोज पे जिंदा रहते हैं, फाइबर पे जिंदा रहते हैं। और साथ ही साथ हमको यदि अपने माइक्रोबायोम को बढ़ाना भी है, जिंदा भी रखना है। जिंदा रखने के लिए रॉ फूड खाना है हमको, जो भी है इनको जिंदा रखना है। और यदि इनको बढ़ाना है तो हमको फर्मेंटेड फूड खाने पड़ेंगे, जिसमें खमीर उठ जाता है, उस वाला भोजन हमको करना पड़ेगा। जैसे हमारा इडली हो गया, ढोकला हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, अचार हो गया। जो भी चीज हम कुछ समय तक या कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक रख के तैयार करते हैं, वो सारे के सारे फर्मेंटेड फूड होते हैं। जैम हो गया, तो इस सारी चीजों का, जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं, कम से कम किसी भी एक फूड को जरूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए रोज। तभी हमारे माइक्रोब्स, अच्छे माइक्रोब्स बढ़ेंगे। और जब अच्छे माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो हमको उनको जिंदा भी रखना होगा, उसके लिए हमको रॉ फूड खाना पड़ेगा। और अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। हम लोग अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते, बाहर का फास्ट फूड, विभिन्न प्रकार का सिंथेटिक भोजन करते रहते हैं। इससे हमारी
गट के बैक्टीरिया भी, हमारी आंतों के बैक्टीरिया भी, अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी आंतों के होते हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं। और जो हमारे जो माइक्रोबायोम होता है, हमारे माइक्रोब्स होते हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी होती है, इनकी जो कमी होती है, इसको डिसबायोसिस बोलते हैं। माइक्रोबायोम की कमी को, माइक्रोबायोम की डेफिशिएंसी को डिसबायोसिस बोलते हैं, या बोल सकते हैं माइक्रोब्स की डेफिशिएंसी को डिसबायोसिस बोलते हैं। डिसबायोसिस कहते हैं माइक्रोबायोम की डेफिशिएंसी को। पुराने लोग हमारे जो होते थे, वो गोबर के चूल्हे पर, गोबर, गाय के गोबर से बने चूल्हे पर भोजन बनाते थे, भोजन पकाते थे। क्योंकि जो गोबर है वो सबसे ज्यादा उसमें माइक्रोब्स होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें अच्छे माइक्रोब्स होते हैं। इसलिए चूल्हे पर, गोबर से बने चूल्हे पर बना भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता था और स्वादिष्ट भी होता था। क्योंकि जो गोबर में माइक्रोब्स हैं, जब उस पर रोटी पकती थी तो वो माइक्रोब्स भी हमको मिलते थे। तो यदि बोलेंगे रिचेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोबायोम या रिचेस्ट सोर्स ऑफ माइक्रोब्स, इसमें सबसे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारी गौ माता का गोबर, हमारी देसी गौ माता का गोबर और गौमूत्र है। इसलिए गोबर के चूल्हे पर बना भोजन करने वालों को किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होती, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। जो भी चूल्हे पर बना भोजन करते हैं, गोबर के चूल्हे पर बना भोजन करते हैं, उनको माइक्रोबायोम की डेफिशिएंसी नहीं होती, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसलिए उस तरह से जीने लगिए जैसे हमारे पूर्वज जिया करते थे, हमारे दादा नाना जिया करते थे, हमारी दादी नानी जिया करती थीं। पूर्ण रूप से भारतीय बन जाइए यदि आपको स्वस्थ रहना है। एक ही मूल मंत्र है, यदि आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से भारतीय बन जाइए। ये अंग्रेजियत की जो सोच है हमारी, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अंग्रेजियत की सोच ने, अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी ने भारत का जितना नुकसान किया है, भारत की संस्कृति का जितना नुकसान किया है, भारत के खान पान का जितना नुकसान किया है, भारत के स्वास्थ्य का जितना नुकसान किया है, उतना नुकसान तो मुगलों ने भी नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान किया है किसी ने इस देश का, इस भारत का, तो वो अंग्रेजी मानसिकता ने किया है, अंग्रेजों ने किया है। और माइक्रोबायोम जो रिच फूड होते हैं, फर्मेंटेड फूड जितने भी हैं हमारे, सारे के सारे माइक्रोबायोम रिच फूड होते हैं। और हमको विभिन्न प्रकार के फर्मेंटेड फूड, विभिन्न प्रकार के फूड, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के सलाद ये खाने चाहिए। तो इनसे डाइवर्सिटी हो जाती है, डाइवर्स ऑफ माइक्रोबायोम हमको मिलते हैं, माइक्रोबायोम के विभिन्न रूप हमको मिलते हैं। इसलिए अपने माइक्रोबायोम को यदि आप कमी नहीं होने देना चाहते, डिफिशियंसी माइक्रोबायोम की अपने अंदर नहीं होने देना चाहते, तो अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।